नमस्कार दोस्तों, जय जय सिया राम, वंदे मातरम। हाय फ्रेंड्स। आज मैंने नहीं किया क्योंकि आज मन बड़ा दूसरे किस्म का है। सावन का सोमवार, नाग पंचमी, इससे अच्छी बात क्या होगी, इससे अच्छा मुहूर्त क्या होगा। और इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से उद्बोधन में एक शब्द कहा है, और यही उनकी खासियत है प्रधानमंत्री की, कि एक शब्द कहते हैं और उसके बाद लोग उस पर टूट पड़ते हैं। दिमागी नक्सल कहा, और ये दिमागी नक्सल टूट पड़े। कोई कह रहा है कि प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, कोई कह रहा है कि हाँ हाँ मैं हूं दिमागी नक्सल। चिदम्बरम साहब कूद गए हैं, तमाम लोग कूद गए हैं, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि वंदे मातरम के समय एंटोनियो माइनो और उनके पुत्र विषधर राहुल विंची ने और उनके नौकर खड़गे ने वंदे मातरम का अपमान किया। वंदे मातरम का अपमान दिमागी नक्सलों कोझिकोड में, यानी एक बार फिर से केरला सर, अब तो केरलम नाम हो गया सर, मोस्ट लिटरेट सर, मोस्ट लिटरेट प्रकाश राज जैसे फ्रांस का मजाक बनाता है, वह 2 टके का दोयम दर्जे का नीच व्यक्ति। उसी तरह केरला सर 100% लिटरेट सर, मोस्ट लिटरेट सर। लेकिन वहां पर कांग्रेस का पार्षद था और डिप्टी मेयर था, उसने, जबकि ये तय हो चुका है कि पहले राष्ट्रगीत होगा फिर राष्ट्रगान होगा, और ये बाकायदा इस बात की सूचनाओं में था। इन लोगों ने, भाजपा के पार्षदों ने जैसे ही राष्ट्रगीत शुरू किया, ये लोग जनगण मन गाने लगे, राष्ट्रगान गाने लगे, और राष्ट्रगान खत्म करते ही निकल गए। उन सभी पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और नहीं होगी तो ये एक खतरनाक प्रेसिडेंस बन रहा है। और इसके बाद ये होगा कि हर एक जगह राष्ट्रगीत का अपमान होगा, और इससे अच्छा था कि उसको कानून नहीं बनना। ये पहली बात। अब दिमागी नक्सलों पर आइए। आप लोगों को सबको पता है कि मैं जेएनयू से पढ़ा लिखा हूं। जेएनयू में इसकी सबसे ज्यादा उपज होती है। और जेएनयू की पैदाइश क्यों हुई थी, जेएनयू की पैदाइश किस साल हुई और क्यों हुई, इंदिरा गांधी ने क्यों की इसकी पैदाइश, अपने बाप के नाम पर, अय्याश नेहरू के नाम पर। इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी का राजनीतिक कद कम हो रहा था, कांग्रेस में विभाजन हो चुका था, इंदिरा गांधी को लग रहा था कि वो हारेगी। 5 शिक्षा मंत्रियों के मुसलमान बनाए जाने के बाद, जिसमें पहला शिक्षा मंत्री तो बिल्कुल अनपढ़ था, उसे कुरान के अलावा कुछ नहीं उसने पढ़ा था। ये अलग बात है कि इंडिया विंस फ्रीडम उसने लिखा। ये अलग बात है कि अय्याश नेहरू ने तथा कथित जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया। पूरी जिंदगी वो भारत की खोज करता रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे भारत यहां था ही नहीं। तो उस जेएनयू में एक समझौता हुआ बाकायदा वामपंथियों और कांग्रेस के बीच कि तुम एकेडमिक संभालो, यूनिवर्सिटी संभालो, इस देश के मस्तिष्क को दीमक की तरह चाट जाओ और हमें राजनीतिक सत्ता दे दो। तुमको जितने छोटे मोटे स्टेट वगैरह चाहिए वहां चलो, तो ठीक है, बंगाल इनका था। और उस समय चूंकि वामपंथियों को भी लगा कि भाई हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये समझौता हुआ। उस जेएनयू में, उस जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन में क्या होता है, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, उसका वीडियो वायरल है। वहां के तथाकथित प्रोफेसर लेफ्टिस्ट उमर खालिद नाम के देशद्रोही अराजक, जिसने 2020 के हिंदू द्रोही दंगे करवाए, हिंदू विरोधी दंगे, जिसका वो मास्टरमाइंड था, शर्जील इमाम, जो सीधे कहता था कि इस देश को असम से अलग कर देंगे, फलाने से काट देंगे, चिलाने से काट देंगे, वो शर्जील इमाम, वो उमर खालिद, उसके पक्ष में ये लोग फातिहा और तबर्रा पढ़ रहे थे। उसकी एक सो कॉल्ड किताब निकली है जो उसकी पार्टनर। अब ये सब भी मजेदार शब्द है। देखिए, दिमागी नक्सलों ने आप लोगों के, हमारे जीवन में कितने शब्द भर दिए। पार्टनर, ये पार्टनर क्या होता है?
ये विदेशों की विष्ठा हमने ले ली। जैसे लिव इन ले लिया, लिव इन का सीधा अर्थ क्या होगा कि आप किसी वैवाहिक बंधन के बिना एक साथ रह रहे हैं। उसमें मजा तो बहुत है भाई, जिम्मेदारी कोई नहीं है, जिस दिन मन होगा मुंह उठा के आप अलग हो जाएंगे, और सुविधाएं तमाम है क्योंकि वो आपके गहरे इंटरेस्ट है। हमने जेएनयू में देखा है, लोग वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को, हमने तो खैर हमारे समय में बहुत ज्यादा खुलापन था, अब कितना है मुझे नहीं पता, तो बॉयज हॉस्टल में लड़कियां आती थी, लड़के उनको भाभी भाभी बोलते थे, और कई बार तो वॉशरूम से निकलती हुई दिखाई पड़ती थी। गर्ल्स हॉस्टल में जाना मना था, हालांकि वहां का एक हॉस्टल ऐसा था साबरमती, जिसके एक विंग में लड़कियां रहती थी और एक विंग में लड़के भी रहते थे, ऐसा भी हॉस्टल था। और ये भी था कि गर्ल्स विंग की तरफ हमारे एक बहुत पुराने मियाँ जी ने दूरबीन लगा के, और वो लेफ्ट के बड़े आइडियोलॉग, बड़े कार्यकर्ता थे, ये भी है। तो अब उन लोगों को भी हमने देखा है, वो आके कपड़े धो देती थी, खाना खिला देती थी। बाबू छोना वाला कल्चर नहीं था कि मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं, लेकिन ये था कि वो है। तो लिव इन में वही है कि सुविधाएं सारी हैं, आपको एकदम पत्नी टाइप एक जंतु मिल जाता है, सेक्सुअल फेवर्स मिलते हैं, बस विवाह की जो जिम्मेदारियां हैं, जो वैवाहिक संस्कार हैं, उनसे आप बच जाते हैं। क्यों लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर लोग वामपंथ की तरफ या मोहम्मदवाद की तरफ क्यों लोग झुकते हैं, वैदिक धर्म की तरफ क्यों नहीं झुकते हैं? भाई सीधी सी बात है कि एक तो हम ने कभी दुनिया में यह नहीं कहा कि हमारा धर्म सही है, एकमात्र सही है, और आप हमारे धर्म में आओ, नहीं। आपकी श्रद्धा है, आप हो जाओ। हिंदू होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है ना, अपना शिश्न कटाना पड़ता है, ना बपतिस्मा में जाके उसमें पानी में घुसना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप आज जाओ, आप हिंदू हो जाओ, बस आपको त्रिदेव में आस्था रखनी है, वो भी जो साकार रूप को पूजते हैं। जो निराकार को पूजते हैं वो तो निराकार में आस्था रख सकते। कर्मकांडों का कोई बंधन नहीं है कि आपको रोज ये करना ही है। हाँ, ब्राह्मणों के लिए है कि आपको संध्या करनी चाहिए, आपको पूजा पाठ करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। हर एक का उसके वर्ण के हिसाब से है धर्म, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। तो ये दिमागी नक्सल जो चारा फेंकते हैं, लिव इन क्या है? लिव इन वही है। इसको अगर बुरे शब्दों में कहे तो रखेल कहना कौन सा खराब है। आप केप्ट ही तो हैं, और आप पश्चिम की ये विष्ठा लपेट कर पर लगकर लगातार उन्मत्त हैं कि भाई हमने तो देखिए चंदन लगाया हुआ है, वाह वाह कितना बढ़िया, जबकि वो है विष्ठा। अब जेएनयू में ये दिमागी नक्सल कैसे पकड़ते थे? और एक मजे की बात, आज मेरी भाषा थोड़ी इधर उधर जाएगी, युवा पीढ़ी टाइप ही जाएगी, लेकिन पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये चलताऊ भाषा थी, ये मैं इसका ना सपोर्ट करता हूं ना मैं इसको अच्छा मानता। तो जेएनयू में ये सवाल पूछा जाता था कि भाई आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, विद्यार्थी परिषद वाले, आपकी तरफ लोग नहीं आ पाते हैं, तो ये क्यों, और इन लोगों की तरफ क्यों चले जाते हैं? तो अक्सर कहा जाता था कि माल की वजह से। बहुत डेरोगेटरी शब्द है ये, लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल होता था और गांजे के लिए भी इस्तेमाल। और वामपंथियों की खूबी थी, उनके बारे में हल्ला था, उनके बारे में उनके बहुतेरे लोग थे, तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट भी था कि वहां माल मिलता है। भाई विद्यार्थी परिषद में लड़कियां आती थी तो बहन जी, दीदी जी, देवी जी हो जाती थी। वहां पर तो कॉमरेड हैं, पार्टनर हैं। वहां तो गांजा पार्टी चल रही है तो 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 चलते थे। अगर 10 बाई 12 का कमरा था और उसमें
हॉस्टल में अगर उनका ऑफिस बना है ऐसा का, चुनाव के समय किसी एक कमरे को, जैसे मेरा कमरा विद्यार्थी परिषद का ऑफिस बना था एक बार, तो विद्यार्थी परिषद के कमरे में आप 1-2 बजे तक बैठक होगी, उसके बाद लोग चले जाएंगे रात तक। वहां पर सीन ये होता था कि 2-3-4 बजे तक लोग सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, और वहां 20-30 आदमी एक दूसरे के सर में पैर में कहीं भी फंसे हुए पड़े हुए हैं। तो ये चीजें आकर्षित करती हैं। अब सोचिए एक बिहारी आदमी, और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा बिहार लखनऊ तक है और इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं, किसी भी तरह आप नहीं, वो सारी की सारी चीज उसमें भी है। तो बिहारी एक आदमी जो किसी गांव से अचानक पहुंचा है और उसको एक महकती लहकती सुंदरी, वामपंथियों में हर एक लड़की बदसूरत नहीं होती थी, वैसे अधिकांशतः उनके शरीर की जो कुंठाएं हैं वो चेहरे पर नमूदार हो जाती थी। अच्छा, लड़कियों के बारे में ये कहा जाता था कि जो कि सबसे ज्यादा कुंठित, सबसे ज्यादा बदसूरत होती थी। अच्छा, बदसूरती और खूबसूरती, फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी निगाह में बदसूरती और खूबसूरती का कोई ये नहीं है, लेकिन ये हमारी यूनिवर्सिटीज के किस्से हैं। उस समय कहा जाता था कि जो जितनी कुंठित, जितनी बदसूरत है वो उतनी बड़ी फेमिनिस्ट और उतनी बड़ी कम्युनिस्ट बनेगी, और ये अक्सर था। लेकिन कुछ लड़कियां बड़ी सुंदर होती थी अधिकांशतः, वो आके आपको किसी, अब मान लीजिए कोई घुघू जिला मोतिहारी से पहुंचा और उसको अचानक से दिल्ली की कोई नवयौवना हाथ मिला रही है, वो सेंट से सुरभित है और कह रही है कॉमरेड चाय पियोगे, सिगरेट लो, उसके होठों से निकली हुई सिगरेट जा रही है उस गुरु के पास। ससुर सिगरेट कभी ना पियो बाप जना, लेकिन वो उस समय पी लेंगे। और इस तरह वहां से जाल ये दिमागी नक्सलियों का होता था, फैलता था। अब आप विद्यार्थी परिषद में आएंगे तो बौद्धिक मिलेगा सुनने को, वहां जाएंगे तो कॉमरेड सब बराबर है, पितृसत्ता खराब है, फलाना है, चिलाना है, ब्राह्मणवाद से आजादी, हर एक चीज से आजादी, किसी भी चीज की कोई नहीं, परिवार से आजादी, जिम्मेदारियों से आजादी, उत्तरदायित्व से आजादी। और ये दिमागी नक्सल धीरे धीरे आपके दिमाग को खोखला करते हैं। फिर जब आप 30-40, और तेरे मेरे दोस्त, वो जो आजकल डिंक निकला है ना, डबल इनकम नो किड्स, 40 साल में जाके लोग पछता रहे हैं। बहुत ने 30 साल में शादी की, 32 में की, 5 साल 10 साल लड़े झगड़े, फिर तलाक ले लिया। लेकिन जब जीवन का पूर्वार्ध बीत जाता है, जब उत्तरार्ध आता है, तो समझ में आता है कि हिंदू सभ्यता क्या है और हिंदू होना क्यों जरूरी है। इसीलिए नामवर सिंह भगवत गीता का पाठ करने लगते हैं, गदर रामायण और महाभारत गाने लगते हैं, मैनेजर पांडे सत्यनारायण की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि तब आपको का मूल्य समझ में आता है कि इन दिमागी नक्सलों से, इन दीमकों से बचा कर रहना है, बच कर रहना है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं, और देखिए ये कोई मामूली बात नहीं चल रही है, इसको अगर आप देखते हैं कि 4 तिलचट्टे इकट्ठा हुए, फलाना हुआ, नहीं, आप देख लीजिए राहुल विंची और उसका पूरा गिरोह लगातार डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ये सभ्यतागत लड़ाई है, ये क्रिश्चियनिटी की, मोहम्मदवाद की हिंदुत्व से लड़ाई है। विश्व का आखिरी स्तंभ हम लोग बचे हैं, विश्व में अंतिम जगह बची हुई है जिस पर मोहम्मदवाद और ईसाइयत का झंडा पूरी तरह से गड़ना बाकी है। आप अभी भी जाइए, देवबंदी और बरेलवी में झगड़ा क्या है कि उस समय क्यों ले लिया इतना जमीन, हमें तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान चाहिए था। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं, ये सभ्यतागत लड़ाई है। इसमें बात किसी मोदी की, किसी भाजपा, किसी संघ की है ही नहीं। और जो राजनीतिक दल है वो राजनीति करेंगे। अटल जी ने कहा था कि मोर और लेस, भारत की विदेश नीति नहीं बदली जाएगी, मोर और लेस वही है। हो सकता है अपने हितों की प्राथमिकता
अय्याश नेहरू तरह आप आकर अपनी जमीन नहीं दे सकते हैं अपने बाप का माल समझकर। इंदिरा गांधी कच्ची वतु द्वीप द्वीप नहीं दे सकती है, उसके बाप का माल नहीं था, लेकिन वो तानाशाह थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए ये जो दिमागी नक्सलों वाली बात चली है ना, इसको जब मैं अपने जेएनयू के समय से देखता हूं, जब मैं उसके बाद सारे कुलाचे जब मिलाता हूं, तो 20-22 साल जब मैंने संघर्ष कर लिया, जब मैंने देख लिया, जब मैं रुक कर ठहर कर सोचता हूं दोस्तों, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये सभ्यता की लड़ाई, ये मामूली बात। सोचिएगा, इन प्रश्नों पर सोचिएगा। आपको पता है मैं हमेशा आपको प्रश्नों के साथ छोड़ता हूं, क्योंकि मेरे पास हर एक चीज का जवाब होता तो मैं किसी से बात ही नहीं करता, फिर मैं मौन हो जाता। अधिकतर आध्यात्मिक गुरु जो बोलते हैं वो आध्यात्मिक गुरु हैं या नहीं, उनकी पहचान इससे कीजिए कि जो ज्यादा बोल रहा है वो खाली घड़ा है, जब आप भर जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। तो मैं भी प्रश्नों के उत्तर की तलाश में, खोज में, आप भी रहिए, साथ मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। व्यालोक वाणी को आप लोग जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूं। थोड़ा सा जोर और लगाइए। अगर आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, आप चैट वगैरह के माध्यम से हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों का आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही मेरी आवाज। मैंने एक से शुरू किया था, आज आप लोग इतनी संख्या में मुझे सुनते हैं, देखते हैं, बहुत आभारी हूँ। इसको आप जितना आगे बढ़ाएंगे मेरी आवाज उतनी प्रखर हो। तो अभी के लिए इतना ही। जय जय सिया राम। हस्ता ला विस्ता फ्रेंड्स।